आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने सिर्फ कंपनियों के काम करने के तरीके को नहीं बदला, बल्कि कर्मचारियों और प्रबंधकों के सोचने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी एजाइल माइंडसेट की, जिसे लिखा है स्वेन्या होफर्ट ने। ये किताब हमें दिखाती है कि डिजिटल युग में सिर्फ तकनीक अपनाना ही काफी नहीं है। अगर आप सच में तेजी से बदलती दुनिया में सफलता चाहते हैं, तो आपको माइंडसेट यानी अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदलना होगा। माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। चैप्टर 1, व्हाई डिजिटलाइजेशन डिमांड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग। डिजिटलाइजेशन केवल तकनीक बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एम्प्लॉय बिहेवियर और लीडरशिप थिंकिंग में बदलाव की मांग करता है। स्वेन्या होफर्ट कहती हैं कि आज की फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड में जो कंपनी सिर्फ टूल्स और सॉफ्टवेयर पर फोकस करती हैं, वे जल्दी ही ऑब्सोलीट हो जाती हैं। असली चुनौती है एम्प्लॉयज और लीडर्स के थिंकिंग पैटर्न्स और वर्किंग अप्रोचेस को बदलना। डिजिटलाइजेशन के कारण काम के तरीके, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और इंटरनल प्रोसेसेस लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग फ्लेक्सिबल, लर्निंग ओरिएंटेड और इनोवेटिव माइंडसेट अपनाएं। होफर्ट बताती हैं कि ट्रेडिशनल हायरार्किकल और रिजिड माइंडसेट अब काम नहीं करेगा। एजाइल माइंडसेट अपनाना ही ऑर्गेनाइजेशंस को फ्यूचर रेडी बनाता है। एजाइल माइंडसेट का मतलब है अडेप्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस लर्निंग, कोलैबोरेशन और रेजिलियंस। जब लोग इसे समझते हैं, तो फेलियर सिर्फ सेटबैक नहीं, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। होफर्ट ने उदाहरण दिए हैं कि कैसे कुछ कंपनियों ने केवल न्यू सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करने के बजाय एम्प्लॉयज के अप्रोच और डिसीजन मेकिंग स्टाइल को बदलकर बेहतर रिजल्ट्स अचीव किए। डिजिटलाइजेशन डिमांड्स माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मार्केट और कस्टमर नीड्स हमेशा बदलती रहती हैं। एम्प्लॉयज जो चेंज को एम्ब्रेस करते हैं और कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहते हैं, वही लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रिटिकल होते हैं। होफर्ट यह भी बताती है कि माइंडसेट शिफ्ट लीडरशिप से शुरू होता है। लीडर्स को एम्प्लॉयज के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए और उन्हें साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ऑटोनॉमी और ट्रस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है, केवल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से फ्यूचर रेडी नहीं बन सकते। एजाइल माइंडसेट को समझना और इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ये माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशंस को इनोवेशन, फास्टर डिसीजन मेकिंग और एम्प्लॉय एंगेजमेंट में मदद करता है। चैप्टर 2, बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द माइंडसेट। इस चैप्टर में होफर्ट एक्सप्लेन करती हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एम्प्लॉयज के माइंडसेट और बिहेवियर को समझने में कितना महत्वपूर्ण है। ह्यूमन बिहेवियर, लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी साइकोलॉजी से डीपली जुड़ा है। एम्प्लॉयज का बिहेवियर समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वे कौन से लर्निंग स्टेज में हैं, क्या उनके मोटिवेशंस हैं और उनके कॉग्निटिव बायसेस क्या हैं। होफर्ट बताती है कि लीडर्स अगर इन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझें, तो वे एम्प्लॉयज की पोटेंशियल ग्रोथ को अनलॉक कर सकते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग कैसे नई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, पुराने असम्पशंस चैलेंज करते हैं और नए बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। एजाइल माइंडसेट सिर्फ टूल्स अडॉप्ट करने या प्रोसेसेस बदलने तक सीमित नहीं है। यह माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यह जानना जरूरी है कि एम्प्लॉयज कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और किस तरह फीडबैक रिसीव करते हैं। होफर्ट ने बताया है कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन तभी सस्टेनेबल होता है जब लर्निंग एनवायरनमेंट साइकोलॉजिकली सेफ हो। एम्प्लॉयज को गलतियां करने का फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक से ही लर्निंग होती है। लीडर्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि उनकी टीम क्यूरियोसिटी ड्रिवन और एक्सपेरिमेंटेशन रेडी हो। इस चैप्टर में होफर्ट कई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी देती है। एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना, फीडबैक लूप्स डिजाइन करना, कोचिंग और मेंटोरिंग कल्चर डेवलप करना। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इंसाइट्स को इंटीग्रेट करने से लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को बेनिफिट होता है।
एम्प्लॉयज ज्यादा एंगेज्ड, मोटिवेटेड और अडेप्टिव बनते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस लगातार इंप्रूव करती हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज है कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन केवल बिहेवियर चेंज नहीं है, यह साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस लर्निंग से जुड़ा हुआ है। चैप्टर 3, हाउ लीडरशिप लीड्स टू न्यू थिंकिंग। लीडरशिप अब सिर्फ कमांड्स देने या टारगेट सेट करने तक सीमित नहीं है। होफर्ट बताती हैं कि लीडर्स माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के कैटलिस्ट्स होते हैं। इफेक्टिव लीडर्स एम्प्लॉइज को इंस्पायर करते हैं, उन्हें नया सोच अडॉप्ट करने में मदद करते हैं और उन्हें फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझना सिखाते हैं। लीडर्स को रोल मॉडल बनना पड़ता है। जब लीडर्स फ्लेक्सिबल थिंकिंग, ओपननेस और कोलैबोरेशन को प्रैक्टिस में लाते हैं तो एम्प्लॉइज भी इसे नेचुरली अडॉप्ट करते हैं। होफर्ट कहती हैं कि लीडरशिप का सबसे बड़ा काम एम्प्लॉइज में कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करना है। इस चैप्टर में होफर्ट ने बताया है कि फीडबैक कल्चर और ओपन कम्युनिकेशन से माइंडसेट शिफ्ट कैसे होता है। जब एम्प्लॉइज जानते हैं कि उनकी ओपिनियंस और सजेशंस वैल्यू की जाती है तो वे एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। लीडर्स को भी यह समझना चाहिए कि माइंडसेट चेंज एक प्रोसेस है, इंस्टेंट नहीं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में बताया गया है कि सक्सेसफुल लीडर्स छोटे बिहेवियर शिफ्ट्स और रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज को रिस्क लेने के लिए एनकरेज करना, लर्निंग फोकस्ड वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, फेलियर्स पर ब्लेम करने की बजाय रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी। लीडरशिप माइंडसेट का प्रभाव सिर्फ टीम परफॉर्मेंस तक नहीं है, यह ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इनोवेशन कैपेसिटी और अडेप्टेबिलिटी तक भी एक्सटेंड होता है। होफर्ट एम्फसाइज करती है कि लीडरशिप माइंडसेट चेंज को एक्सेलरेट कर सकता है। चैप्टर 4, माइंड चेंज, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। इस चैप्टर में होफर्ट बताती हैं कि माइंडसेट चेंज केवल सोच बदलने का नाम नहीं है, यह एक्शंस और बिहेवियर में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रोसेस है। ओल्ड हैबिट्स और रिजिड थिंकिंग छोड़कर एम्प्लॉइज और लीडर्स को नए अप्रोचेस अडॉप्ट करने होते हैं। माइंड चेंज का मतलब है कि लोग अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को थ्रेट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी समझें। होफर्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती है। 1, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। 2, पुरानी धारणाएं और बायसेस चैलेंज करना। 3, संवहनात्मक शिक्षा अपनाना। 4, एक्सपेरिमेंटेशन और रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस में लाना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से दिखाया गया है कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी चैलेंज रेजिस्टेंस टू चेंज है। लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। होफर्ट रेकमेंड करती हैं कि छोटे अचीवेबल स्टेप्स लें और प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। माइंड चेंज से डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एफिशिएंसी बढ़ती है। एम्प्लॉइज और लीडर्स दोनों अधिक अडेप्टिव, क्रिएटिव और प्रोएक्टिव बनते हैं। होफर्ट के अनुसार माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एम्प्लॉई एंगेजमेंट और इनोवेशन पर होता है। चैप्टर 5, केस स्टडीज फॉर एजाइल वर्किंग एंड थिंकिंग। इस चैप्टर में कुछ प्रमुख कंपनियों के वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो एजाइल माइंडसेट को अपनाकर अपने कार्यशैली और मानसिकता में परिवर्तन ला रही है। बुक में दिए गए कुछ रियल लाइफ कंपनी एग्जाम्पल्स को हमने समराइज करके एक्सप्लेन किया है। आइए इन कंपनियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1, ऑटो GmbH और कंपनी के GK। एक जर्मन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ऑटो जर्मनी की एक प्रमुख ऑनलाइन रिटेल कंपनी है जिसने एजाइल कल्चरल चेंज को अपनाया। यह परिवर्तन एक ऑन गोइंग प्रक्रिया के रूप में किया गया, न कि एक परियोजना के रूप में। ऑटो ने अपनी आंतरिक अकादमी के माध्यम से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाया। यहाँ तक कि उन्होंने फेलियर फ्राइडे जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जहाँ प्रबंधन अपनी गलतियों को कर्मचारियों के सामने प्रस्तुत करता था ताकि सीखने की संस्कृति को बढ़ावा मिले। 2.2 ISI की डैश मासचीनजी MBH को परिवर्तित करती है ने भी एजाइल कल्चरल चेंज को अपनाया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल किया।
इसने लीन विचारधारा का पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रक्रियाएं ग्राहक के लिए मूल्य उत्पन्न करें। कंपनी ने कोचिंग और विविधता को बढ़ावा दिया, जिससे कर्मचारियों ने नए कौशल सीखे और टीमों में सुधार हुआ। 3. सैनिटर मायर। सैनिटर मायर एक परिवार द्वारा संचालित प्लम्बिंग और बाथरूम सर्विस कंपनी ने अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एम्प्लॉइज को एक्टिवली इन्वॉल्व किया। नए टूल्स और एप्स इंप्लीमेंट करने के दौरान कर्मचारियों ने नए स्किल्स सीखने और माइंडसेट शिफ्ट करने का एक्सपीरियंस किया। कंपनी ने सुनिश्चित किया कि बदलाव ग्रेजुअल और सपोर्टिव हो, ताकि एम्प्लॉइज कंफर्टेबल फील करें और नए प्रोसेसेस अडॉप्ट करें। इन कंपनियों के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि एजाइल माइंडसेट को अपनाकर संगठन अपनी कार्यशैली, मानसिकता और संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप भी अपने संगठन में एजाइल माइंडसेट को लागू करना चाहते हैं, तो इन कंपनियों की नीतियों और दृष्टिकोणों से प्रेरणा ले सकते हैं। होफर्ट ने बताया है कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है लीडरशिप कमिटमेंट, लर्निंग फोकस्ड एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, कंटिन्यूअस फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। केस स्टडीज यह साबित करती हैं कि एजाइल माइंडसेट अपनाने से कंपनी सिर्फ मार्केट में कम्पेटिटिव नहीं बनती, बल्कि एम्प्लॉइज भी एम्पावर्ड और मोटिवेटेड रहते हैं। चैप्टर 6, बेहतर स्थान सभी के लिए। अंतिम चैप्टर में होफर्ट डिस्कस करती है कि एजाइल माइंडसेट केवल कंपनी या एम्प्लॉय तक सीमित नहीं है। ये पूरा वर्कप्लेस कल्चर और सोसाइटी इम्प्रूव कर सकता है। बेटर वर्कप्लेसेस मतलब ऐसे एनवायरनमेंट्स जहां लर्निंग, कोलैबोरेशन, इंक्लूजन और साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रायोरिटी हो। होफर्ट एम्फसाइज करती हैं कि माइंडसेट चेंज इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों स्तर पर जरूरी है, ताकि हम फ्यूचर रेडी, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल वर्कप्लेसेस क्रिएट कर सकें। एजाइल माइंडसेट अपनाने से एम्प्लॉइज को ओनरशिप, ऑटोनॉमी और पर्पस मिलता है। इसका इफेक्ट प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन पर पड़ता है। होफर्ट बताती हैं कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया हमेशा ऑनगोइंग होती है और इसे नर्चर करने के लिए लीडरशिप और कल्चर दोनों जरूरी हैं। दोस्तों, ये था द एजाइल माइंडसेट किताब की समरी, जिसमें बताया गया है कि कैसे डिजिटलाइजेशन के एरा में सिर्फ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना काफी नहीं है, बल्कि सोचने और काम करने का तरीका बदलना भी बराबर महत्वपूर्ण है। होफर्ट ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और लीडरशिप स्ट्रैटेजीज के जरिए समझाया है कि माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर आप भी इस किताब के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, अपना माइंडसेट फ्लेक्सिबल बनाएं, कंटिन्यूअस लर्निंग और कोलैबोरेशन को अपनाएं और एक्सपेरिमेंटेशन और रिफ्लेक्शन को डेली प्रैक्टिस में लाएं, तो आप अपने वर्कप्लेस को मोर इनोवेटिव, अडैप्टिव और फ्यूचर रेडी बना सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।